मैं रात को अपनी कोठड़ी में चुपचाप सो रही थी जब मुझे एक औरत जगाने के लिए आई। मैंने कहा कि मैं जेल में हूं और मुझसे काम करवाने का आपको हक है, लेकिन आधी रात को आप मुझे क्यों जगाने आई हैं। उसने कहा कि अभी तो सबसे ज़रूरी काम है। वो मुझे अपने साथ एक जगह ले गई जहां पर मुझे साफ सुथरा लिबास पहनाया गया, खुशबू लगाई गई और उसके बाद उसने मुझे एक जेल के अंदर धक्का दे दिया। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। इंसान को सजा मिली हो वो तो उसके अपने किए की ही मिलती है, लेकिन ये तो सजा पर सजा थी। मैं बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपनी कोठरी में थी और मेरी साथी मेरे पास बैठी मेरे पाँव दबा रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महसूस नहीं कर पा रही थी कि मेरे जिस्म के कौन से हिस्से पर जख्म लगा है। उसने कहा कि तुम्हें जो हुआ है वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, तब तक तुम ये चीज अपने पास रखो। उसने मेरी हथेली पर फटकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया और फिर उस फटकड़ी के एक टुकड़े से मैंने अपनी तकदीर कैसे बदली, ये जानकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने अमजद नामी शख्स से मोहब्बत की थी। वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके 4 भाई थे, 3 बहनें थी और करोड़ों की जायदाद थी। हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मुझे उसकी मोहब्बत से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे अमीर होने का कोई शौक नहीं था। मेरा नाम महानूर है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे कहा कि हम किसी जगह पर छोटा सा घर बनाकर रह लेंगे, बस जहां हम दोनों हों। उसने कहा कि तुमने करोड़पति शख्स से शादी की है और अब तुम छोटा सा घर बनाना चाहती हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। हमारी शादी हो गई। मैं उसके निकाह में चली गई और फिर जब उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने का अनोखा फैसला किया तो उसके घर वाले भी इस फैसले के हक में थे। मैं हैरान थी कि वो इतने खुश क्यों हैं, पर मुझे क्या पता था कि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने अमजद को इस दुनिया से रवाना कर दिया और इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा दिया कि ये सारी जायदाद की मालिक बन गई है, इसीलिए इसने अपने शौहर को रास्ते से हटा दिया है। खुद वो ऐसे रो रहे थे कि जैसे उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, पर नुकसान मेरा हुआ था। मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाई और मुझे जेल में भेज दिया गया, यानी कि सबसे बड़ी जेल में। पहले मेरे ट्रायल हुए। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या बोलती? मैं अपने हक में कुछ ना बोली, क्योंकि जो मेरा था वो तो खत्म हो चुका था। यहाँ पर आ गई और सोचा कि बाकी की जिंदगी इसी काल कोठड़ी में पड़े पड़े गुजार दूंगी। अब मेरे पास ना ही जिंदगी का कोई मकसद है, ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पहले ही नहीं थे। बस एक अमजद था जिसे मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। मेरे दिन यहीं पे गुजरने लगे। मैं किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। यहाँ मुझे काफी सारी औरतें देखने को मिली, अजीब व गरीब किस्म की। कुछ देखने में बहुत खतरनाक, कुछ मेरी तरह बेगुनाह, पर हम सभी अपनी सजा काट रहे थे। सबने मुझे कहा कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, कम उम्र हो, इतनी कम उम्री में इतना बड़ा जुर्म कैसे कर लिया। मैंने कहा कि जुर्म तो मेरा यही था कि मैं मोहब्बत कर बैठी थी। कुछ लोगों ने मुझसे हमदर्दी जताई, कुछ लोगों ने मुझे बातें सुनाई, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। मेरी साथी का नाम साइमा था। हम दोनों एक ही जेल में थे। उसने कहा कि यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये जेल है, परिस्तान नहीं। मैंने कहा कि हमारे लिए तो हमारे अपने घर भी परिस्तान नहीं होते। अपने घरों में भी हम पर बुरी बुरी आफतें तोड़ दी जाती हैं, तो फिर ये तो फिर जेल है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी बात का मतलब कुछ और ही था। हम लोगों को दिन में बाहर छोड़ दिया जाता था, यानी कि एक बहुत बड़ी 4 दीवारी थी, उसके अंदर हम लोग फिर सकते थे, काम वगैरह करते थे, खाना बनाते थे, सब्जियां काटते थे, सालन बनाते थे, जेल को साफ करते थे, कपड़े भी धोते थे। उसके बाद जब शाम होने लगती तो हमें कैद कर दिया जाता था। आज मैं सारे काम वगैरह करके बहुत थक गई थी। जाकर अपने बिस्तर पर लेटी थी कि थोड़ी देर बाद मुझे जेल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मैंने आवाज़ तो सुनी, पर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक पुलिस वाली औरत मेरे पाँव के पास बैठी, मुझे जगाने लगी। मैंने कहा, क्या बात है, क्या काम है आपको? उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा,
बड़ा ज़रूरी काम है। मैंने कहा क्यों, क्या मेरी मुलाकात आई है? पर मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि मुलाकात इस टाइम नहीं आती, बस तुम ये समझो कि है तो मुलाकात ही, लेकिन तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? वो मुझे अपने साथ ले जाने लगी। उसने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करो, जितना कम बोलोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मुझे वो एक कमरे में ले गई। ये तो किसी का ऑफिस लगता था, शायद यहाँ की सुपरिटेंडेंट का कमरा था, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थी। उसने कहा कि ये कपड़े पकड़ो और पहन लो। मैंने उन कपड़ों को देखा। ये कपड़े तो बहुत खूबसूरत थे, रंगों से सजे हुए। मैंने कहा कि ये कपड़े मुझे इस टाइम क्यों पहनने को कह रही हो, क्या करना है? मैंने कपड़े पहन लिए। उसने कहा कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले ही लो। मैं तुम्हें कब से कह रही हूं कि ज्यादा सवाल नहीं करो। जाओ बाथरूम में, मुंह हाथ भी धो लेना और जरा अपने आप को साफ सुथरा भी कर लेना। ये कपड़े भी पहन लेना। जो मैं कह रही हूं वैसा करो, इसी में तुम्हारा फायदा है। मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बाथरूम में गई। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले। उसने मुझे लगाने के लिए लिपस्टिक भी दी। मैंने कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है? अब उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। ये जेल थी, यहाँ पर कोई आपको प्यार से कुछ समझाने वाला नहीं था। अगर आप सवाल करते तो यही होना था। अब तो मैं खामोश हो गई। वो मुझे सजा संवार के एक दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा भी किसी के ऑफिस जैसा ही लग रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर था और इधर भी कोई मौजूद नहीं था। वो मुझे वहां पर छोड़कर खुद चली गई। मैं थोड़ी देर कुर्सी पर बैठी रही, आसपास देखती रही। फिर मुझे लगा कि इस कमरे में तो कोई आ ही नहीं रहा, मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया? मैं दरवाजे के पास गई कि यहाँ से निकल सकूं, तो हैरान रह गई। दरवाजा तो बाहर से बंद था और उस कमरे के अंदर ही एक और दरवाजा था, जिसको मैं कब से बाथरूम समझ रही थी, लेकिन वो किसी और कमरे का दरवाजा था। वहां से एक शख्स इस कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर मेरी तारीफ करने लगा। मैं कोई छोटी कमसिन लड़की नहीं थी। मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह हुई तो मैं अपनी कोठरी में थी और मेरी हालत बहुत बुरी थी। पहले तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, आंख ही नहीं खुल रही थी। ऐसे लग रहा था कि आधी नींद में हूँ, आधी जाग रही हूँ। फिर मेरी आंखों के सामने मंजर साफ हुआ तो साइमा मेरे पास बैठी मेरी टांगें दबा रही थी। एक और औरत भी वहां पर मौजूद थी। ये वो टाइम था जिसमें हमें खोल दिया जाता था, इसलिए कोई भी अंदर आ सकता था। मैंने कहा कि क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने कहा कि चुप हो जाओ, बस खामोश रहो, जो हुआ है उसे याद मत करो। एक औरत तो सर पकड़े बैठी थी। उसने कहा कि तुझे क्या पड़ी थी अपने साथ ये सब करने की, कि तू इस जेल में आ गई? अपनी शक्ल देख, कितनी खूबसूरत है तू। और जो जितना खूबसूरत होता है ना, वो उतना बदकिस्मत होता है। अब हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं सकते। बस तुझे देख के अफसोस ही होगा। नहीं करना था ना वो सब कुछ, क्यों अपने शौहर की जान ले ली? मैंने चिल्ला कर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब मैं चिल्लाई तो मुझे मेरे पूरे वजूद में दर्द महसूस होने लगे। मैं दर्द से चिल्लाने लगी तो उस औरत ने मेरी हथेली पर फटकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया। मैंने कहा कि ये क्या? उसने कहा कि ये तेरे काम आएगा। इससे जख्मों को धो तो जख्म खराब नहीं होते, दर्द खत्म हो जाता है, कोई पीप वगैरह नहीं पड़ती, इन्फेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम सब अपने अपने पास एक एक फिटकड़ी का टुकड़ा रखते हैं। ये तेरे वाला है, ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, इसको जितना इस्तेमाल करो ये चलता रहता है। जब खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुझे और दे दूंगी। अचानक से मेरे दिमाग में कुछ मनाजिर घूमने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया बड़ी जालिम है, तू ये सब कुछ समझ ही गई होगी। मैं पूरा दिन इसी तरह पड़ी रही। मुझसे किसी ने कोई काम नहीं करवाया। एक दफा वो औरत आई जिसका नाम नजमा था, जो मुझे रात को लेकर गई थी। उसने कहा कि महानूर को कहो कि खाना बनाए, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो साइमा ने कहा कि खाना उसी ने बनाया है, अभी ये खाना बना कर गई है और अब आराम कर रही है। उसने कहा कि आराम नहीं करने आए हो तुम लोग यहाँ पर, उसे कहो कि कोई और काम देख ले। दरअसल मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया था। ये लोग मेरी हिफाजत कर रही थी, मेरे लिए झूठ बोल रही थी
ताकि मैं आराम कर सकूं। मैं उस फिटकड़ी के टुकड़े को हथेली में दुबाए लेटी काल कोठड़ी की छत को देख रही थी। मुझे अमजद की बहुत याद आ रही थी। वो मेरा मुहाफिज था, मेरा हमसफर था, मेरा दोस्त था। हम लोग एक साथ पढ़ते थे। अगर आज वो मेरे साथ होता तो इस दुनिया की जुर्रत के ये मेरे साथ इतना बुरा करती। लेकिन वो तो इस दुनिया से चला गया, उसे तो उसके अपनों ने इस दुनिया से भेज दिया और मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अगर हम किसी से मोहब्बत करें तो क्या उसके साथ इतना बुरा कर सकते हैं? नहीं, नहीं, हम तो उसकी नाराज़गी से भी डरते हैं। तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये सोच भी कैसे सकती थी? मुझे अमजद की बहुत याद आ रही थी। मैं बार बार रो रही थी, बार बार उसका नाम ले रही थी, उसे ऐसे बुला रही थी जैसे वो जिंदा है और जैसे अभी यहाँ पर आकर मुझे बचा लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो कहाँ से आता? खुशियों की मुद्दत बड़ी कम होती है, बहुत कम वक्त के लिए आपकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन दुख कम बखत बड़े लंबे अरसे के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं और इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मुझे लगा था कि मेरी किस्मत सिर्फ एक ही दफ़ा बुरी होगी, लेकिन जैसे उस औरत ने कहा कि मैं खूबसूरत थी, इसीलिए मेरी किस्मत बार बार बुरी हो रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर आवाज़ उठाती तो आवाज़ को दबा दिया जाता। वो इस पूरी जेल का हेड था, एक लंबे कद का आदमी था। शक्ल से ही ऐसे लगता था कि न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले चुका है। मैंने साइमा से पूछा कि ये सब कब से चल रहा है। उसने कहा कि बहुत अरसे से। यहाँ पर जो भी खूबसूरत लड़की आती है उसके साथ ये सब कुछ होता है। ये शख्स इस जेल का फिरौन बना हुआ है। इसके दो ही शौक है, एक का तो तुम्हें पता है और दूसरा इसे खाने का बहुत शौक है। और तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, इसीलिए तुम्हें खाने के काम में भी डाला है। तुम एक काम करो, तुम खाना अच्छा नहीं बनाया करो ताकि ये तुमसे ये काम तो ना करवाए। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना उसको बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुम ही से काम करवाते हैं। मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम दुख में हो, परेशानी में हो, कुछ सोच रही हो, तुम्हारे चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। मैंने कहा कि अब मेरे अंदर वाकई कोई जज्बात नहीं है, सिवाय एक जज्बे के, जिसकी तकमील मैं ज़रूर करूंगी। साइमा ने कहा कि क्या मतलब? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कि बताऊंगी तुम्हें, और मुझे खाना बनाने में कोई मसला नहीं है। खाना बनाने से मेरा थोड़ा दिन गुजर जाता है, वरना दिमाग में उल्टी सीधी सोचें आती रहती हैं। उसने कहा कि हाँ ये तो है, इंसान काम में लगकर अपने दुख के बारे में भूल जाता है। मैंने साइमा से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आई। उसने कहा कि मैंने अपने देवर को इस दुनिया से रुखसत करवा दिया था क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था। मैं तो गुनाह करके आई हूँ, इसीलिए सजा काट रही हूँ, लेकिन तू तो बेकसूर है। तेरा ऐसा कोई नहीं है जो दोबारा से तेरा केस री ओपन करवाए और तुझे यहाँ से निकाल ले। मैंने कहा कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। जब हमारी जेल में कुछ सहाफ़ी औरतें भी आई थी, ये वो लड़कियां थी जो सहाफ़त पढ़ रही थी और उनको सर्वे वगैरह करने थे। उन्हीं में से एक लड़की का नाम उरूज था। उसने जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गई। मुझे कहने लगी कि मुझे आपकी कहानी सुननी है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दूं, लेकिन अभी मेरी कहानी अधूरी है। जब मैं अपनी कहानी पूरी कर लूं तब मेरी कहानी ज़रूर सुनना और लोगों को भी बताना। उसने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा कि जब तुम दोबारा आओगी। उसने कहा कि हाँ, शायद हमारा दोबारा चक्कर लगे। मैंने कहा कि तब तक मैं अपनी कहानी को पूरा कर लूंगी, फिर तुम्हें सुना दूंगी। वो बड़ी हैरान हुई और वहां से चली गई। मैं इस जुल्म को रोकना चाहती थी जो मेरे साथ हो रहा था और मुझसे पहले बहुत सी औरतों के साथ हो चुका था। मैं इस सब को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे ख़त्म करती? हम लोग जब काम करते थे तो हमें सब्जी काटने के लिए कुछ औजार वगैरह दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद वो हमसे ले लिए जाते थे। हम पर गहरी नज़र रखी जाती थी। मुझे साइमा ने एक औरत के बारे में बताया था जिसने बगावत करने की कोशिश की थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अभी भी सब उसको याद करते हैं। तुम जो इस तरह खामोश बैठी रहती हो, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भी
उसी तरह की बातें आती हैं, पर ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना नहीं। हम लोग बहुत बेबस हैं, मजबूर हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं भी मजबूर हूँ। मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर मेरी राह देखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं जिसके लिए मैं यहाँ से निकलने की ख्वाहिश करूँ। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया से तभी चले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे मेरी एक खाला ने पाला और मेरी शादी करवा के वो बाहर के मुल्क चली गई। अब उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ क्या से क्या हो गया है। अपने शौहर को तो पा लिया था तो सोचा था कि बस मुझे मेरा मुहाफिज मिल गया है, अब यही मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, यही मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। इसी के साथ मैं खुश रहूंगी, अपना खानदान भी बनाऊंगी, अकेली नहीं रहूंगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, उसके छोटे से घर में रहना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने क्या से क्या कर दिया। नजमा नामी औरत ने सब पर अपना डर बिठाया हुआ था। वो बात बात पर मुंह पर थप्पड़ दे मारती थी। ज्यादा गुस्सा करती तो डंडे भी चलाने शुरू कर देती। एक दिन मेरे पास आई, मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि ये इनाम है तुम्हारा, इसलिए कि खाना बहुत अच्छा बनाती हो तुम और बात भी मानती हो। मैंने कहा कि लेकिन मैं इन पैसों का क्या करूंगी? उसने कहा कि अपने पास रखो, जब यहां से निकलोगी तब तुम्हारे काम आएंगे, और कुछ नहीं तो दांतों की नई बतीसी खरीद लेना। इस बात पर वो फूट फूट के हंसने लगी, क्योंकि मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी और जब तक मैं यहां से निकलती शायद मेरे मुंह में दांत भी ना होते, यानी कि मैं बूढ़ी हो चुकी होती। मैंने उन पैसों को अपने पास रख लिया। मैंने कहा कि ठीक है, शुक्रिया आपका। वो हंसती हंसती वहां से चली गई। उसने कहा कि तेरी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि तू हर बात पे सर हिला देती है, ना कोई सवाल करती है ना गुस्सा करती है, चुपचाप सबकी बात मान लेती है। लगता है तुझे भी यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। मैंने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा कि देखा, तू अभी भी नहीं बोली, बस इसी तरह रह तो फायदे में रहेगी, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया कर। कुछ खाने का दिल करे या कोई चीज चाहिए हो तो इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा कि ठीक है। मैंने उन पैसों को देखा और मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। सुबह सुबह जब सब्जी काटने की ड्यूटी होती थी तो सब्जियां उठाकर एक बुजुर्ग आदमी लाया करता था। शायद वो मंडी से वो सब्जियां लाया करता था और उनको किचन में रख देता था। मैंने उसे वो पैसे दिए और उससे एक चीज मंगवाई। उसने कहा कि हाँ बेटा, ये चीज तो इधर सब लोग ही मंगवाते हैं, फटकड़ी चाहिए ना तुम्हें? मैंने कहा कि जी, फटकड़ी चाहिए, लेकिन काफी सारी चाहिए। उसने कहा कि फिक्र नहीं करो, ले आऊंगा तुम्हारे लिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मेरे लिए काफी सारी फटकड़ी ले आया। सायमा ने देख लिया। उसने कहा कि ये क्या? मैंने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि ये बहुत काम आती है। उसने कहा कि हाँ, है तो ऐसा ही। अब मैं रोज उस जेलर के लिए खाना बनाती थी, बहुत अच्छा खाना। उसके लिए अलग से खाना बनता था, उसमें देसी घी, देसी मुर्गा और अच्छी अच्छी चीजें डाली जाती थी। उसके खाने के अंदर बिल्कुल भी शोरबा नहीं होता था। वो कहता था कि मुझे भुने हुए गोश्त और खाने बना के दिए जाए। अब तो मेरे हाथ के खाने के अलावा उसे कोई खाना जचता ही नहीं था। एक दिन रात हुई और मैं चांद की तरफ देख रही थी। सोच रही थी कि जो चाल मैंने चली है, अगर आज कामयाब हो गई तो इसका मतलब कि आगे भी मैं कामयाब ही रहूंगी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। साइमा ने कहा कि क्या हो गया तुझे, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा कि वो अभी आती होगी ना, वही नजमा मुझे बुलाने के लिए। साइमा ने कहा तू क्या उसका इंतजार कर रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं आती तो ना आए, तो सो जा। मैंने कहा कि वो तो रोज आती है, तो आज भी आएगी। मैं सो जाऊंगी तो फिर आके मेरी नींद खराब करेगी। इससे अच्छा है ना कि मैं जागती ही रहूं। साइमा ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल तेरी किसी बात की समझ नहीं आती। तू खुद सोच रही है कि वो तुझे लेने के लिए आएगी। अरे तू शुक्र कर। मैंने कहा कि तुम नहीं समझोगी, लेकिन मैं काफी देर तक इंतजार करती रही। नजमा नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई और उससे अगले दिन भी नहीं आई। जब मैं जेलर का खाना बना रही थी तो मैंने खाना ट्रे में डालकर उसके हवाले किया। मैंने पूछा कि तुम मुझे 3-4 दिन से लेने के लिए क्यों नहीं आई? उसने कहा कि जेलर साहब की तबीयत खराब है, इसीलिए। मैंने कहा कि ज्यादा तबीयत खराब है?
उसने कहा, तू ऐसे पूछ रही है जैसे तेरा शौहर है। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि अगर तबीयत खराब है तो खाने में कुछ और बना देती हूँ। उसने कहा कि चाहे वो शख्स मर भी रहा हो ना, खाना उसने यही खाना है। उसे ऐसी ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल खिचड़ी नहीं खाएगा वो, चाहे बिस्तरे मर्ग पे ही क्यों ना पड़ा हो। खा खा के मर जाएगा लेकिन परहेज नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें कोई भी हल्का फुल्का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मसाले भी हल्के ना करना, मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं उसे। मैंने कहा कि ठीक है, बस इसीलिए पूछ रही थी। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, चलो अपना काम कर। मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। अब नजमा मुझे लेने के लिए बहुत कम आती थी, क्योंकि हर दूसरे दिन जेलर साहब की तबीयत जो खराब रहती थी। एक दिन मैं बैठी मुस्कुरा रही थी। साइमा ने कहा कि क्या हो गया है, किस बात पे हंस रही है, कोई पुरानी अच्छी याद याद आ गई है। मैंने कहा कि यादें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उन यादों पर नहीं हंस रही। उन यादों के बारे में सोचकर अब मुझे हंसी नहीं आती, किसी और बात पर हंस रही हूँ। वो लड़की उरूज फिर से आई और मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। मैंने उसे कहा कि इस कहानी को अभी बाहर मत निकालना, कुछ अरसे बाद बाहर निकालना। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आपकी कहानी है बड़ी दिलचस्प। मैंने कहा कि अभी तो मैंने तुम्हें इसका इख्तिताम भी बताना है, दोबारा आओगी तो फिर बता दूंगी। उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपके लिए किसी से बात करती हूँ। आप तो भी जवान हैं, आपका केस फिर से ओपन करवाते हैं। हमारी ही यूनिवर्सिटी में कुछ लोग वकालत कर रहे हैं और उनको तजर्बा हासिल करने के लिए भी कुछ केस सुलझाने होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो वकील बन रहा है और मैं सहाफ़ी, और हम दोनों ने शादी भी करने का सोचा है। समझे मंगेतर है मेरा, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अमीर है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर आप कहें तो मैं आपका केस रीओपन करवाऊं और आपको यहाँ से बाहर निकाल लेगा वो। मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूं या यहाँ से बाहर निकल जाऊं, मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब उस लड़की ने बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, पर आप खुद तो है ना। मैं खामोश हो गई। उसने जाते जाते कहा कि मैं बात करूंगी कि आपका केस फिर से ओपन करवाया जाए, क्योंकि आप अभी जवान जहान हैं। उसकी बातों से मुझे एक उम्मीद तो मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए इतनी जल्दी आसानी होगी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था, हफ्ते दर हफ्ते गुजरते जा रहे थे। एक दिन नजमा ने मुझे कहा कि आज खाना ना बनाना। मैंने कहा कि क्यों? कहने लगी कि वो छुट्टी पर चले गए हैं, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी, तो वो अपने घर वालों के पास चले गए हैं। 2-3 दिन तक आराम करेंगे, फिर वापस आएंगे। जब जेल में जेलर साहब नहीं होते थे तो जेल का माहौल कुछ अलग ही होता था। कोई किसी से डरता नहीं था, सब अपनी मर्जी से इधर उधर फिरते रहते थे। नजमा से फिर भी डर तो रहता था, लेकिन वो पूरा दिन हमारे सर पर नहीं मंडलाती थी, उसके और भी काम होते थे। जेलर साहब वापस आ गए और 1 हफ्ते तक फिर से यहीं पर मौजूद रहे, लेकिन मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह ही ये खबर पूरी जेल में फैल गई कि जेलर साहब बेहोश होकर गिर गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब मालूम हो रही है। फौरन यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम किया गया, लेकिन शाम तक ये खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जिस्म के बहुत सारे निज़ाम खराब हो चुके थे, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए हैं। जिस दिन हमें पता चला कि वो इस दुनिया से चला गया है, उस दिन तो जेल में ईद का समा था। वो एक जालिम इंसान था, उसने हम सब से बहुत सी बद्दुआएं ली थी, हम सब पर बहुत जुल्म किया था। उसका इस दुनिया से चले जाना हमारे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। और उसी दिन मुझे एक और खुशखबरी भी मिली कि मेरे केस को फिर से खुलवाया जा रहा है, और मुद्दा ये डाला जा रहा है कि अगर मेरे शौहर ने सब कुछ मेरे नाम कर ही दिया था तो फिर मुझे उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी। उम्मीद थी कि मेरा केस मजबूत हो जाएगा। एक दिन साइमा ने मुझसे पूछा कि तेरे सामान में तो फटकड़ी ही खत्म हो गई है। मैंने कहा कि हाँ, अब हम में से किसी को फटकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा कि लेकिन जो फटकड़ी हमने तुझे दी थी वो कहाँ चली गई, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होती। मैंने कहा वो इस्तेमाल हो गई। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा कि कहीं तूने। मैंने कहा कि हाँ, वो मैं ही थी। मैं ही उस जेलर का खाना बनाती थी और रोजाना उस खाने के अंदर फटकड़ी को मिला दिया करती थी,
फटकड़ी हमारे जख्मों को खराब होने से बचाती है, एंटीसेप्टिक होती है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मिकदार में और रोज खाएं तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। साइमा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने कहा कि तू तो बड़ी खतरनाक निकली। मैंने कहा कि और क्या, जुल्म सहती रहती। वो खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरे साथ ये राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो। मैंने कहा कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा, पता चलना होता तो अभी तक पता चल जाता। अब मेरा केस चल रहा है। उरूज मुझसे रोज मिलने के लिए आती है। उसे भी मैंने ये सब कुछ बताया है। वो बहुत हैरान होती है, लेकिन मेरी तारीफ भी करती है। कहती है कि जुल्म को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही पड़ता है। आपने बहुत अच्छा किया। मुझे रोज उम्मीद दिलाती है कि शायद मैं इस जेल से निकल जाऊंगी, लेकिन नहीं भी निकली तो इस बात की तसल्ली रहेगी कि मुझ पे और बहुत से लोगों पर जुल्म करने वाले को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। आप लोग भी बताएं कि क्या मैंने ठीक किया। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।